हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम भौतिकी फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग अभी प्रकाशिकी को पढ़ रहे हैं, प्रकाश को पढ़ रहे हैं। और आज जैसा कि आपके सिलेबस में क्या है, अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। आपके सिलेबस में वेव ऑप्टिक्स नहीं है, केवल रे ऑप्टिक्स है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो हमने अभी तक परावर्तन को समझा था, हमने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबको पढ़ लिया है। ठीक है, इससे संबंधित हमने इसके उपयोग पढ़ लिए हैं और पूरा मिरर जो फॉर्मूला है वो सब कुछ देख लिए हैं। फॉर्मूला के बाद में लास्ट 3 क्लास में हमने इन सब चीजों को देखा। और आज जो हमारा 4th लेक्चर है वो किस पर है, मैंने आपको बोला था कि 3rd लेक्चर में हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव किए थे तो उसके बाद हमारे पास समय नहीं बचा था। और आज की क्लास में मैं आपके लेकर के आया हूं क्या, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो तक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, देख करके अच्छा लगा, महसूस हो रहा है आपके प्रश्न देख करके कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, योगेंद्र, आकाश, प्रीतम, नेहा, अंजू, साकेत, चंचल, प्रदीप, नीतू, अंशु, नमन, ये सब के सब कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। चलिए हम इनके माध्यम से बाकियों को भी कुछ लाभ हो जाए, इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोग के साथ में। ठीक है, चलिए देखिएगा इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है। अरे यार, कुछ सिली क्वेश्चंस भी इनके तरफ से आए हैं, है ना। तो कुछ ये जो भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं उससे मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, मैंने बोल दिया भाई अभी कि कुछ ऐसे सिली क्वेश्चन है करके, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसे सिली क्वेश्चन नहीं होता है। आपके मन में डाउट आया, आप टाइप कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कई बार आप पढ़ते पढ़ते इतना उसमें डूब जाते हैं कि कॉमन सेंस नहीं सोच पाते हैं, है ना। तो उसको क्लियर करना ही मेरा काम है। आप पूछिए, ठीक है, आप पूछिए। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन, हाँ, पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिएगा, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। अगर लंबवत शब्द का प्रयोग कर दिया गया है दोस्तों, तो देखो यदि ये कोई एक दर्पण है तो दर्पण पर लंब क्या होता है। यदि दर्पण पर ये अभिलंब होता है, ये अभिलंब हमने देखा था। और हमने क्या देखा था कि यदि किसी इस तरीके से कोई आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित होकर के इस प्रकार जाएगी, और ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा, जहां पर आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। अब यहां पर स्पेशल केस बोल दिया है कि आपतित किरण कहां से आ रही है, वो किरण आ रही है लंबवत ही आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो वापस भी ऐसे ही जाएगी। और यहां पर जो एंगल आई है वो बराबर है 0 के, तो परावर्तन कोण भी बराबर होगा किसके, 0 के। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। किसी दर्पण में किस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब कि मैग्नीफाइड इमेज किस में बनेगा, तो मैग्नीफाइड किस में बनेगा। अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं तो इसमें तो वस्तु के आकार का ही क्या बनता है, इमेज बनता है। यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो वहां पर वस्तु से छोटा जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग उसको गाड़ी में पीछे की ओर देखने के लिए उसको रियर मिरर के रूप में उसको यूज करते हैं। अब बच गया कौन, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने लेक्चर नंबर 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी स्थिति में किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, और उसी में हमने देखा था कि मैग्नीफाइड जो इमेज हो किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, कॉनकेव मिरर में बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब ये चीज आना चाहिए हमारे अंदर से, ये चीज आना चाहिए। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, एक बार बता रहे हैं ये कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो हम लोग फोकस किसको कहते हैं, चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं इसको। फोकस किसे कहते हैं कि किसी भी जो गोली दर्पण होता है उसमें प्रकाश की किरणें जब आती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसके बाद वो कहां से होकर गुजरती है, किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, और उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। अब अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं तो समतल दर्पण में आप कहीं से भी प्रकाश की किरण ले आओ, ये कभी भी किसी एक बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। और अगर किसी एक बिंदु से होकर ये नहीं गुजर रही है, इसका मतलब इसका फोकस वहां पर है ही नहीं, मतलब इसका फोकस कहां है, अनंत पर है। कहां है ये, अनंत पर है। तो फोकस का, इसका समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट पे। कोई किरण, अगला क्वेश्चन है कि कोई किरण गोली दर्पण पर उसके वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, आपतन कोण का मान कितना होगा। यार ये पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बशर्ते यहां पर आपको समझना होगा कि यदि ये कोई एक गोली पृष्ठ है ना, जिसके एक हिस्से को यदि मैं क्या बना देता हूं, एक हिस्से को यदि मैं इस तरीके से कोई दर्पण बना देता हूं, मैंने दर्पण बना लिया। अब यदि ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, इस मुख्य अक्ष में कहीं ना कहीं यहीं पर क्या होगा, इसके वक्रता केंद्र होगा। हमको पता है कि किसी भी गोली दर्पण में, इसके गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से उसके पृष्ठ पर खींची जाने वाली ही रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है।
इस बात को यदि आप ध्यान रखते तो ये प्रश्न जो है बहुत ही आसानी से बन जाता। किसी भी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र से उसके पृष्ठ पर खींची जाने वाली रेखा ही क्या होती है, अभिलंब होती है। और इसलिए जैसा कि आपने पूछा है कि गोली दर्पण में उसके वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, यदि गोली दर्पण में उसके वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आपतित होती है तो उसका आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे इसके लिए अभिलंब यहां पर है वैसे ये अभिलंब है, तो अभिलंब यही है तो आपतन कोण यही होगा। अच्छा आपने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी से मैं बतला दूं, इसका परावर्तन कोण अगर बोलता तो भी क्या होता, 0 डिग्री होता। क्या होता, वो 0 डिग्री होता। हमको पता है ना, इमेज हम लोग बनाना जब सीखते हैं तो वहीं पर हमने देखा था कि यदि कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है? अरे मेरे भाई, यदि कोई एक अवतल दर्पण है, ये लो यही अवतल दर्पण है, और ये अगर फोकस है तो हमने यहाँ से वस्तु खिसकाते खिसकाते गए थे, लेक्चर नंबर 2 याद करो। और यदि वस्तु को मैं फोकस और पोल के बीच में रख देता था तब इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ बहुत बड़ा, सीधा और आभासी बनता था। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब से आप लोग क्या समझते, क्या समझ में आता है ना? थोड़ा सा ये प्रश्न देख करके मुझे ऐसा लगा कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को लेकर के आप लोग के मन में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है। या तो आप लोग पढ़ लिए होगे कि इमेज कहाँ पर दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक है, पीछे बनेगा आभासी। ऐसे रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है, एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यदि ये कोई एक दर्पण है मेरे पास में, ठीक है, ये कोई एक दर्पण है, तो ये या ऐसा कोई एक दर्पण है। ठीक, अब देखो इसमें देखना, यदि ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, समझो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें कहीं यहाँ कहीं पर एक वस्तु में रख दिया, ये कोई एक वस्तु रख दिया, यहाँ पे कुछ एक वस्तु है। अब देखना, समझना इस बात को, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार समानांतर जाती है तो इसके फोकस से होकर गुजरती है। यदि ये इसके फोकस से होकर जाती है तो परावर्तित होकर के इस तरह से गुजरती है। हमने ऐसा कुछ देखा था, यदि रेखा इस तरीके से फोकस से होकर, ये फोकस हो गया है ना, समानांतर गई तो फोकस से होकर गुजरेगी, और यदि फोकस से गई तो ऐसा गुजरेगी। देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक बात तय है कि ये जो यहां पर जो किरणें हैं, ये किरणें वास्तविक किरण है और वास्तविक किरण आके मिल रही है। अगर ये वास्तविक किरण आके इस कटान बिंदु में मिल रही है ना, तो इस कटान बिंदु में मिलने के कारण यहाँ पर जो यहाँ पर इमेज बन रहा है वास्तविक किरणों के द्वारा बनाया गया इमेज है, इसलिए क्या है ये, इसलिए वास्तविक है। वास्तविक किरणों के कारण बनाया गया, इसलिए क्या है ये, वास्तविक है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ से अगर कोई किरण इस प्रकार से निकल रही, देखो ये समतल दर्पण है, यहां से कोई किरण इस तरीके से निकली तो वो परावर्तित किधर होगी, वो इधर कहीं परावर्तित हो जाएगी। अगर यहां से कोई इस प्रकार से क्या हो रही है, कोई किरण जा रही है तो परावर्तित किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। परावर्तित किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब देखो, क्या इन दोनों वास्तविक किरणों का कहीं पर भी मिलने की कोई संभावना है क्या? कहीं पे कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, ये फिजिक्स है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से ना एक विशेष प्रकार का इमेजिन करते हैं कि ये जो किरणें हैं ना, ये किरणें कहीं यहाँ कहीं पर जाएंगी और इधर कहीं पर जाके टकराने की कोशिश करेंगी। अब ये जो मैं रेखा बना रहा हूँ, जो डॉटेड लाइन बन रही है, ये डॉटेड लाइन को ध्यान से देखो आप लोग, कैसा लगेगा। अगर डॉटेड लाइन है इसका मतलब अगर ये इस प्रकार की रेखा है तो क्या ये क्या है, ये वास्तविक रेखा है, रियल रेज है। और ये जो लाइंस है, ये क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है। क्या है ये, इमेजिनरी लाइंस है। तो वास्तविकता में अगर आपको पूछा जाए कि कहां पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर इमेजिनरी लाइंस के कारण कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो भी वर्चुअल, मैं कल भी शायद यही शब्द का प्रयोग कर रहा था, है ना। तो ये क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर यहां पर ये जो प्रतिबिंब बन रही है, ये प्रतिबिंब किस वजह से बन रही है, ये बन रही है रियल रेस के कारण। तो रियल रेस के कारण बनने के कारण ये क्या है, रियल इमेज है। ये कैसे बन रही है, ये बन रही है वर्चुअल रेस के कारण। तो वर्चुअल रेस के कारण बनने के कारण क्या हो रही है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। एकदम रटना नहीं है कि इधर में इस साइड बना तो क्या हो गया, वो इस साइड बना तो वर्चुअल है, इस साइड बना तो रियल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रेस को ध्यान देना, क्योंकि अभी दर्पण पढ़ रहे हो, बहुत आसान लग रहा है। लेंस में इस तरफ खेलते रह जाओगे फिर, तो लेंस में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, क्या अगला क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को कब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? अरे ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों लगभग समान क्वेश्चन है। कब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? जब वो आभासी बने, और आभासी कब बनेगा? जब वह जो वस्तु है वो फोकस और पोल के बीच में होगा। ठीक है, चलो दोनों ही लगभग समान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्या समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? बढ़िया क्वेश्चन। क्या प्राप्त किया जा सकता है? क्या नहीं? अगर सिंपल से ऐसे आपको पूछा जाए तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों में ही, चाहे वो समतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने एक सिंपल सा आपको, अगर आपको हाँ या ना में पूछेगा आप ना बोल देना, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल दे, कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोल दे, ये देखो यहाँ पे अब कौन इमेज है क्या है नहीं पता है ना, मैं लिख देता हूं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, और ये मेरा इमेज है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है। अब देखो मैं कुछ चेंजेस लाना चाहूंगा अपने डायरेक्शन में। मैं चाहता हूं कि आप इसको कुछ इन नजरों से देखो, इन नजरों से देखो कि यहां से जो किरणें हैं ना वो अंदर की ओर जा रही हैं, फिर टकरा करके इस ओर आ रही हैं, यहां से किरणें अंदर की ओर जा रही हैं और टकरा के इस ओर आ रही हैं। क्या समझ में आता है इससे समझ में आता है कि यहां पर अगर कोई यहां से अगर देखा जाए तो डॉटेड लाइन के साथ में ऑब्जेक्ट है, जबकि यहां से किरण गई और इस ओर वापस आई, मतलब कि क्या है? ये क्या है? रियल लाइन ये है, ठीक है, रियल रेज ये है, तो रियल रेज के साथ में इमेज है, इसका मतलब इमेज रियल है। इमेज क्या है? रियल है। जबकि ये ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन के साथ में है, मतलब कि ये क्या है? ये जो है ये वर्चुअल रेज हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा। मेरे कहने का तात्पर्य, प्लेन मिरर में अगर आपको सिंपल से पूछा जाए कि क्या समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप जरूर बताना कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बोलेंगे क्या वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। अगर आप वस्तु को ही आभासी बना दो तो क्या होता है? तब उसका इमेज रियल बनने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दर्पण में देखने पर हमारा मुंह छोटा और सीधा दिखाई देता है, वो कौन सा दर्पण होगा? अरे भाई ये तो वही बात होगी ना, है ना, बैक रियर व्यू देखने के लिए आप लोग गाड़ी में कौन सा मिरर यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का, वही होगा ये। चलिए अगला, एक समतल दर्पण का रैखिक आवर्धन कितना होता है? ठीक है, लीनियर इसका जो मैग्निफिकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये केवल 1 होता है। ठीक है, एम का वैल्यू हमेशा समतल दर्पण के लिए एम का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि कभी भी यदि एक ऑब्जेक्ट की बात करूं मैं, है ना, तो इसकी दूरी क्या होती है? u, और इमेज की दूरी क्या होती है? v। अगर मैं जानता हूं m इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगर v और u दोनों बराबर है तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। दूसरा चीज, m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए वैल्यू आएगा 1। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि कभी भी, अच्छा ये इन दोनों में से कोई ना कोई एक ना हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। जैसे यहाँ पर u क्या है? u पॉजिटिव है और v क्या है? v निगेटिव है, तो इसका वैल्यू आप माइनस वी रखेंगे और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य m का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, साथ ही साथ वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बराबर होती है। तो बराबर होने के कारण हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा? रेखीय आवर्धन क्या होगा? 1 होगा। ठीक, ऐसा थोड़ा सा सोचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बढ़ा दिया जाता है तो गोली दर्पण की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी आपके पास ना, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको घुमाने के लिए ना पूछा जाता है कभी भी किसी भी स्थिति में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करते हुए बताया था कि अगर लेंस को 2 भाग में काट दें तो फोकस पर क्या डिफरेंस आएगा, है ना। फिर क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यदि गोली दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव आएगा। फोकस पर प्रभाव पड़ने वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आपका आंसर होगा नहीं, नो, कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है R/2। ये हमेशा केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है केवल और केवल किस पर? R, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर पर।
वक्रता त्रिज्या पर ही केवल और केवल यह क्या करता है, डिपेंड करता है, बाकी किसी भी चीज पर फोकस डिपेंड नहीं करता है। तो आप उसको पानी में डुबा दो, आप लेंस को आधा काट दो, आप क्या करो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फोकस हमेशा उतना का उतना ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? अपसारी मतलब डाइवर्जेंट दर्पण है ना। डाइवर्जेंट मिरर किसको बोलेंगे भाई? डाइवर्जेंट मतलब क्या, दूर फेंकना है ना, वो किसमें होता है? ये आप इस तरीके से बनाते हो कि उसको उत्तल को, है ना। तो उत्तल में क्या होता है, उत्तल में फोकस चूंकि अंदर की ओर होता है, फोकस अंदर की ओर होता है, इसलिए क्या करता है, वहां से दूर की ओर भेजता है। ये तो डिस्कस किया हुआ था हमारा। ठीक है, चलिए अगला, एक अवतल दर्पण के बाईं ओर के आधे भाग को काला कर दिया गया है, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगी? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्त। हाँ, एनसीईआरटी उठा के पूछ रहे हो, चलो अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं बोला था प्रश्न देख के अच्छा लगा मुझे। चलिए, नहीं देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, आप केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और वहीं से आपको मजा आए, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सोचने वाली बात करोगे ना, तो एग्जाम में जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव टिक करने में बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, है ना। ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया करो। पूछा गया है कि ये जैसे ये एक अवतल दर्पण है, अब इस अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में क्या है, कोई वस्तु सामने रखी हुई है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी गई है, ये एक वस्तु रखी गई है। अब बोल रहा है कि यदि इसमें से आधे भाग को काला कर दिया जाए, ठीक है, चलो ये हिस्से को ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस भाग को काला कर दिया। ठीक है, अभी रिफ्लेक्ट करने के लिए कितना हिस्सा है इसका, इतना ही हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्ट करने के लिए काफी है। तो रिफ्लेक्ट अगर इतना ही एरिया करेगा, तो भी मेरी बात को ध्यान से समझना, आप वस्तु को ना कहीं से अनंत से लेकर के पूरा फोकस के और पोल के बीच तक भी लेकर के आओगे, तो भी आपको एक किरण यहां से इस प्रकार से जाती हुई दिखेगी, या तो कोई किरण इस प्रकार से होकर के, ये किरण जो है इस प्रकार से होकर के इस तरह से आती दिखेगी। अब देखो, आपके मन में एक विचार आएगा कि यदि ये फोकस से होकर गई तो ये वहां पे टकरा रही है, कहां पे टकरा रही है, जहां पर किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। यहां से क्या है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब क्या यहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका क्या इसका ये मतलब होगा क्या कि यहां पे इमेज नहीं बनेगा? नहीं, हम पढ़ते हैं कि हमें इमेज बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। बना सकते हैं, किसी भी 2 से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन भाई किसी एक वस्तु से तो अनंत प्रकार की किरण निकल रही है ना, अनंत प्रकार से किरणें निकल रही हैं। तो इस वजह से आपको डाउट आया होगा कि इस किरण की वजह से यदि इमेज नहीं बन रहा है तो क्या इसका इमेज बनेगा ही नहीं क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, आप किसी भी तरीके से लेकर के जाओ, आप क्या देखोगे कि यदि जैसे इस प्रकार से क्या होगी, यहाँ कहीं पर अगर वक्रता केंद्र अगर इसका पास है या दूर है, किसी भी स्थिति में वक्रता केंद्र से तो कोई ना कोई प्रकाश की किरण आएगी, और किसी भी स्थिति में आकर के प्रकाश की किरण यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण मैं ले लूँ तो आकर के यहाँ टकराएगी, तब तो यहाँ पे इमेज बन गया ना, तब तो इमेज बन गया ना। मतलब कि इसके सिर से लेकर के पैर तक, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे वस्तु का कोई ना कोई प्रकाश का किरण इस दूरी से इस दूरी के बीच में कहीं ना कहीं आकर के टकराएगा और उसकी वजह से आकर के यहां पर इमेज बन जाएगा। तो इमेज तो बन जाएगा दोस्त, हाँ, लेकिन इमेज जो दिखेगा ना, ये उतना प्रभावशाली नहीं दिखेगा जितना कि इसके होने पर दिखता। तो अगर किसी भी अवतल दर्पण के आधे हिस्से को मैं क्या कर दूं, पेंट कर देता हूं, अगर उसको मैं काट देता हूं तो भी मुझे प्रतिबिंब तो बनता हुआ दिखेगा, परंतु उसमें जो उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो शक्ति, वो उतनी नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली किरणों की जो संख्या वो कम हो गई। यहां से किरणें ज्यादा निकल रही है, लेकिन इधर से किरण कम आ रही है, आधी किरणें आ रही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ये चीज। तो दर्पण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब पूरा बनेगा। अच्छा, कई लोग के मन में ये डाउट मत आ जाए कि आधा कर देंगे तो आधा प्रतिबिंब बनेगा। अरे नहीं मेरे भाई, पूरा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन तीव्रता कम होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होने वाली किरण उसी मार्ग से वापस क्यों लौट जाती है? उसी मार्ग से लौटेगी ना भाई, अभी स्टार्टिंग में वैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि जब भी कोण I का मान 0 होगा तो उसके कोण R का मान भी 0 होगा। आपतन कोण यदि शून्य है तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा ये चीज। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं किंतु उसे देख लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे सुन करके। आभासी प्रतिबिंब है, उसको पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तव में आभासी प्रतिबिंब के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि यदि वस्तु
यदि वस्तु क्या है, वस्तु अगर वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, लेकिन यदि वस्तु आभासी है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। होता क्या है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, हम उसको देखने का प्रयत्न करें, किसको, प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उसको अपनी आंखों से देखोगे तो आभासी चीज का प्रतिबिंब जब आपकी आंखों पर बनता है तो वास्तविक बनता है। आभासी, अभी देखो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना, लेकिन हमारी आंखों के लिए वस्तु कौन है, वो आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब का हमारे रेटिना पर जब वो क्या बनने वाला है, आभासी वस्तु का जब हमारे रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी का प्रतिबिंब फिर वास्तविक बन जाएगा। तो इसलिए आभासी चीज को हम देख जरूर पाते हैं लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते, बिल्कुल समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, उसके सापेक्ष उसके प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। समतल दर्पण बोला, समतल दर्पण के लिए हमने ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की इस प्रॉपर्टी को मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। एक दिन लेक्चर नंबर 2 या 3 किसी भी एक लेक्चर में, या लेक्चर में ना किसी भी एक लेक्चर में मैंने समतल दर्पण के बारे में बतलाया था कि यदि यहाँ कहीं पर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वस्तु से लेकर के दर्पण की दूरी यदि u है, तो वस्तु से लेकर के इसके इमेज की जो दूरी होगी v, तो u और v हमेशा बराबर होंगे। जितना दूर u जाएगा उतना ही दूर v जाएगा, जितना नजदीक u आएगा उतना ही नजदीक v आएगा, ठीक है। होता है ऐसा। स्पीड क्या होता है दोस्तों, बताना जरा मुझे। चलो ध्यान दो इधर में, बताओ मुझे स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अगर डिस्टेंस है तो इसी को अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, du/dt कर दूं, है ना, मतलब टाइम से मैंने क्या किया है, टाइम से अपॉन किया है, तो वही क्या होगा, स्पीड ऑफ द क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, और ये बराबर होगा किसके, स्पीड ऑफ द इमेज, है ना, क्योंकि u और v बराबर हैं तो सेम समय पे जो इसका स्पीड होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब दूरी दोनों का बराबर है और इसका मतलब दोनों का स्पीड भी बराबर है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान से समझना कि यदि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड की चाल से यदि आ रहा है तो इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो भी इसकी तरफ, दोनों का स्पीड बराबर है ना, तो इसका मतलब वो भी 1 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। अब दोनों 1 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो अगर कभी भी दो चीजें एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ रही होती हैं तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा प्रतीत होगा, दर्पण के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो वस्तु है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन वस्तु और प्रतिबिंब, ये जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, ये दोनों एक दूसरे की ओर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दोनों के दोनों 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं। इसमें पूछा क्या है, उसके सापेक्ष उसके प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। हाँ भाई, तो उसके सापेक्ष मतलब ऑब्जेक्ट के सापेक्ष अगर प्रतिबिंब की चाल पूछा है तो 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये और ये आने लायक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। यदि इस प्रतिबिंब का स्पीड अगर मिरर के सापेक्ष, मिरर के रिलेटिव होकर के पूछता तो आप बताते 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट के सापेक्ष पूछा है तो आप बताओगे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो समतल दर्पणों के बीच का झुकाव कितना होना चाहिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर हो। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, दो समतल दर्पण को झुकाना है। बताओ मुझे एक चीज, बताओ मुझे, समतल दर्पण वाला वो फॉर्मूला आपको याद है, 360/थीटा वाला, है ना, वो इमेज बनाते थे। अभी देखो अगर मैं क्या कर दूं, एक समतल दर्पण ऐसा लिया, दूसरा समतल दर्पण ऐसा लिया, हाँ ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा अभी आपको। मैंने आपको बताया था क्या कि समतल दर्पण का उपयोग एक तरीके से और किया जाता है क्या, जब आपको प्रकाश की किरणों का क्या करना हो, दिशा में परिवर्तन लाना हो। यही है वो, देखो दिशा में परिवर्तन। यहां से अगर आप प्रकाश की किरण लेकर के आते हो तो इस तरीके से वो 45 डिग्री में अगर आता है तो इस दिशा में चला जाएगा,
और इसमें इस तरीके से प्रकाश किरण पड़ेगी तो वो इस दिशा में चली जाएगी। अब आप देखोगे कि ये जो आपतित किरण है ना, ये जो आपतित किरण है वो फाइनली इसके वजह से कहां चले आया, इस तरफ चला आया, और इसके लिए ये जो परावर्तित किरण है वो इसके लिए आपतित किरण बन गया। अब ये आपतित किरण क्या हो गया, परावर्तित किरण बन गया। अब ध्यान से देखिए जरा, क्या ये आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है? बिल्कुल समानांतर है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या होगा, यदि आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या करना पड़े, यदि आपको आपतित किरण परावर्तित किरण को एक दूसरे के समानांतर लाना है तो दो जो समतल दर्पण है उनको 90 अंश के कोण में आपको क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। 90 अंश के कोण में फिट कर दो। अब इसी का उपयोग कहां पे करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका उपयोग ही हम लोग कहां पर करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। कैसे पेरिस्कोप में किया जाता है, देखो पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मैंने बोला था ना समतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, या तो घर में आप आईना लगा लेते हो, ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगा लेते हो तब करते हो, या तो फिर किसी भी जो प्रकाश की किरण है उसका क्या करने के लिए, प्रकाश की किरण का मार्ग बदलने के लिए। एक सिंपल पेरिस्कोप कैसा दिखता है, कुछ ऐसा होता है। यहां पर एक जो है इस तरीके से मिरर लगा दिया जाता है और एक मिरर कुछ ऐसा लगा दिया जाता है, ठीक है। ये जो है ना, ये मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है। ये मिरर है जिसमें इसका आगे का हिस्सा चमकीला है, पीछे मैंने क्या कर दिया, ये इस तरीके से इसको, ये बचपन में आप लोग कक्षा 8वीं 9वीं में बनाते भी रहे होगे, ठीक है। तो पेरिस्कोप बनाना एक बढ़िया प्रोजेक्ट हुआ करता था। यदि इस तरीके से कोई प्रकाश की किरण इस पर आके टकराती है तो ये टकराने के पश्चात में क्या है, इस और इस दिशा में इस तरीके से चली जाएगी। ये आपतित है या परावर्तित है। अब ये जो परावर्तित है वो इसके लिए क्या हो गई, ये परावर्तित इसके लिए आपतित हो गई और टकरा करके कुछ यूं निकल जाती थी। तो अब देखो ये जो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर ही तो हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या हो गए, ये समानांतर हो गए हैं। अब देखो ये पेरिस्कोप है और समुद्र में क्या है, ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए या घर के दरवाजों में आसपास देखने के लिए, ऊपर छत को देखने के लिए आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये पेरिस्कोप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ूँ, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ता हूँ आपके साथ में। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। अच्छा, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, क्या समतल दर्पण में वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी समान क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान क्यों होती है। देखिए, वैसे तो आपके एग्जाम के लिए इतना जानना ही काफी है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, ठीक है। ये जान लेना ही काफी है आपके पीएससी के एग्जाम में। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, आपके मन में ये विचार क्यों जब आया है, तो क्यों को उत्तर देना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं आपको बतला देता हूं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना क्या है, इस क्यों को आपको अपने अंदर से ना जगाते रहना है। ऐसे क्यों वाले क्वेश्चन मुझसे पूछते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। समझ लो कि ये मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु है यहाँ पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये समतल दर्पण है, तो यहाँ से कोई एक किरण जाएगी और वो किरण टकरा करके परावर्तित होकर के कुछ ऐसी जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास में रियल रे है ना। और यहां से अगर मैं नीचे की ओर बात करूं तो नीचे से भी कुछ इस तरीके से प्रकाश किरण जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, वो परावर्तित होकर चली जाएगी। ध्यान दो कि ये दोनों ही रियल रेज आपस में कभी भी पीछे जाकर के नहीं मिलने वाली। जब ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ डॉटेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और पीछे की ओर लेके जाते हैं। इसको भी मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा और पीछे की ओर लेकर के जाऊंगा। जब मैं इस तरीके से लाइन खींचता हूं तो ये जो है, ये क्या है, ये वर्चुअल रे है। ये कैसा है, ये वर्चुअल रे, दोनों, ठीक है। डॉटेड लाइन मतलब वर्चुअल रेज है। और जब वर्चुअल रेज मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो इमेज बनेगा, ये मैं मान लेता हूँ ये क्या है, ये इमेज है, ठीक है। ये प्रतिबिंब है, तो ये क्या वस्तु है, वो प्रतिबिंब है। तो इमेज जो बन रही है, अभी हमारे पास इमेज जो बन रही है वो कैसी है, वो क्या है, वर्चुअल है। हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि सर ये जो बात है, ये है हमारा यू क्यों, यू को हम लोग क्या है, आप सबको साइन जो है पता चल चुका है कि अगर मिरर से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं, और मिरर से ही इमेज की दूरी को हम लोग वी से दर्शाते हैं। प्रश्न ये है कि यू और वी बराबर होते हैं, ये बात तो सत्य है, परंतु क्यों, ये प्रश्न है हमारे सामने। बिल्कुल देखो, चलो ध्यान से समझना इस बात को। तो यदि ध्यान से देखना, यदि एक समतल दर्पण है तो समतल दर्पण पर यदि मैं 90 डिग्री में एक कोई रेखा खींच देता हूँ, ठीक है। ये एक 90 डिग्री में अगर कोई एक लाइन खींच दूं तो लाइन उसके लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। और यदि ये अभिलंब है दोस्तों, तो ध्यान देना ये मेरी रेखा है क्या,
ये जो कोण है वो आई है और ये क्या है, आर है। मुझे पता है कि I और R दोनों बराबर होते हैं, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू आर। ये सब हमारे प्रॉपर्टीज है ना, ये सब आपको आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं और इसलिए मैं बना रहा हूं। अगर ये हमारी जो ये जो कोण है वो आपतन कोण I है, तो ये समानांतर रेखा, ये इसके समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखाओं की यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होगी वो भी तो I होगी, कोण I होगी। बिल्कुल मानते हो इस बात को। अब ध्यान देना, यदि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये इस रेखा के समानांतर है, तो इन दोनों को ये जो रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा के काटने के कारण यदि यहां पर R बन रहा है तो यहां पे भी क्या बनेगा, R नामक कोण बनेगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको R न लिख के I लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, I लिख सकता हूं। ये भी I है और ये कोण एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान दो, ये कोण और ये कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, तो दूसरी बात मेरे पास में ये है कि ये यदि कोण R है तो ये भी कोण R होगा। क्या होगा, ये कोण R होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, बिल्कुल बराबर होने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, यदि ये I है दोस्तों, ये भी I है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये जो कोण है और ये कोण है, ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। मतलब कि इस ट्रायंगल में तीनों के तीनों कोण क्या है, बराबर है। इसमें एक भुजा क्या है, एक भुजा कॉमन है। तो सर्वांग समता का नियम लगाओ ना भाई। सर्वांग समता का नियम क्या कहता है, यहां पर इतने सारी चीजें मिल गई, इतनी सारी चीजें मिल गई, तीनों कोण बराबर है, एक भुजा कॉमन भुजा है, तो सर्वांग समता का सिद्धांत लगाओगे तो दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका साफ मतलब है कि यह जो भुजा U है वो बराबर होगा भुजा V के। ठीक है, ये आपके लिए मैंने प्रूफ करके दे दिया मैथमेटिकली। इसीलिए मैं बोलता हूं कि गणित क्या है, विज्ञान से बात करने की केवल भाषा है। गणित विज्ञान से बात करने की भाषा है। मैंने केवल एक हिंदी में ऐसे ही बता दिया था लास्ट क्लास में आपको कि हमेशा जो वस्तु होगी वो क्या होगी, वस्तु की दूरी कहां से, मिरर से वस्तु की दूरी और मिरर से ही इमेज की दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं। ये हमने बता दिया था, गणित के सिद्धांत के आधार पर हमने उसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो प्रूफ भी आना चाहिए। खैर ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस लाते रहा करो आप लोग। पूछा गया है कि क्या समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अरे बिल्कुल बन सकता है, यस, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। केस क्या होना चाहिए, केस ये होना चाहिए कि वस्तु क्या होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए आभासी। अगर वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु का व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए उसकी ऊंचाई की आधी दर्पण की आवश्यकता होती है, क्यों। अच्छा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने बताया था कि आपके एग्जाम के लिए समतल दर्पण से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा, जहां समझ नहीं आया आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत सही। आपको इतना तो याद है ना। देखो, आपके एग्जाम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना ही काफी है, यही जानना काफी है कि हाँ, कि यदि किसी व्यक्ति का पूर्ण इमेज अगर हमको देखना है तो उसके ऊंचाई का आधा ही दर्पण जो है काफी होता है। यदि 5 फीट का व्यक्ति है तो क्या चाहिए, अगर 5 फीट का व्यक्ति है तो दर्पण 2.5 फीट का होगा तो कंप्लीट उसको इमेज दिखेगा। ये हमने सीखा था। ठीक है, लेकिन आपने प्रश्न जो है एक और नया प्रश्न ले आया है, तो बिल्कुल मैं उसका उत्तर देता हूं। अभी देखो, हमारे पास में देखो ऐसा कोई एक इमेज है, मुझे नहीं पता ना कितना बड़ा इमेज, कितना बड़ा मिरर चाहिए। मैं मान लेता हूं कि इतना बड़ा मेरे पास में मिरर है। ठीक है, इतना बड़ा मेरे पास में कोई एक मिरर है। ठीक, अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक व्यक्ति है। मुझे नहीं पता ना अभी इन दोनों की ऊंचाई क्या है और क्या है, तो ये जो है ये हेड है इसका, और ये क्या है, ये इसका लेग है। ठीक है, ये हेड हो गया, ये लेग हो गया, ये मेरे पास में एक व्यक्ति है। अभी देखो, आप लोग को इतना तो पता है ना, है ना, ये तो हम लोग सबको जानते हैं, एलियन तो है नहीं हम लोग क्या इंसान है। तो हमारी ये जो अगर सिर है तो सिर से थोड़ी नीचे में आंख है, सिर से थोड़ी नीचे में आंख है। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा आंख है। ठीक है, ये हमारा आई पॉइंट है, ये आई पॉइंट है। अब देखो, ध्यान से देखना, मुझे अपने आंख से पैर को देखने के लिए कौन सी किरण की जरूरत होगी। ये जो पैर से निकलने वाली किरण है कुछ इस तरीके से जाके टकराएगी और ये टकरा करके आई की ओर जाएगी। इसी किरण की मुझे आवश्यकता होगी। ये जो किरण है जो पैर से टकरा करके कहां पड़ी, दर्पण पर पड़ी, और दर्पण के बाद में फिर वो आई के पास गई। इसी किरण की बस मुझे जरूरत है ना। ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, समझ में आ रहा है बात।
ठीक, उसी प्रकार मुझे अपने सिर को देखने के लिए कौन सी किरण की जरूरत पड़ेगी? सिर को देखने के लिए यहां से एक किरण आके टकराएगी और वही ये किरण आंख में आएगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसका साफ मतलब है भाई मुझे क्या देखना है? खुद को देखना है। खुद को देखने के लिए, सिर को देखने के लिए यहां पे किरण आके टकरा गई, वो आंख में आ गया, और ये जो पैर है, पैर से यहां पर जो किरण टकरा गई और वो यहां पर आ गई। इसका साफ मतलब है मैंने ये जो इतना लंबा चौड़ा मिरर ले रखा था, तो इस मिरर को अगर मैं इतना को डिलीट कर दूं, इतना हिस्से को हटा दूं और ऊपर से इस हिस्से को भी हटा दूं, अगर मैं इस तरीके से इसका सफाया कर देता हूं, तो इतना जो मिरर में जो बचा, इतना में मेरा काम निपट जाएगा। आदमी को ऊंचाई देख रहे हो और मिरर को ऊंचाई, अरे सर फिर भी कहां प्रूफ हुआ कि आधा है? अच्छा, मैं अभी तक कॉमन नहीं बता रहा था, अब देखो प्रूफ करता हूं इसको आधा कैसे। ठीक है, देखो मान लो कि बात भाई यहां से मैंने एक अभिलंब खींचा, ये मैंने एक अभिलंब खींचा, वैसे ही मैं एक अभिलंब यहां से खींचता हूं। ठीक है, ध्यान से देखते चले जाना दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना कि ये जो दूरी होगी, ठीक है, ये जो दूरी होगी, यहां से जो किरण जाके टकरा रही है और इसके पास जो किरण टकरा रही है, ये जो है, अगर ये मेरा y डिस्टेंस है तो ये भी तो y डिस्टेंस ही होगा। ये दोनों ही दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये कॉमन भुजा है, ये दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये दोनों कोण भी बराबर है। सर्वांग समता का सिद्धांत लगता है पहले भी आप पढ़े हो, ध्यान नहीं दिए थे बात अलग है। वैसे ही अगर इस दूरी को मैं x मान लूं तो ये दूरी भी क्या होगी? x होगी। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये अगर x है, यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक भी x दूरी होगी। वैसे ही यहां से यहां तक की दूरी y है, तो यहां से यहां तक की दूरी y होगी। तो हाइट ऑफ पर्सन क्या है? हाइट ऑफ पर्सन क्या है? हाइट ऑफ पर्सन है x प्लस वाई प्लस वाई, दैट मीन्स 2x प्लस वाई। मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस वाई है। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये मिरर है मेरा, ये मिरर है, तो हाइट ऑफ मिरर क्या है? हाइट ऑफ मिरर क्या है? हाइट ऑफ मिरर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वो लाइन है ना, ये वो लाइन है, इतना जो एरिया है वो क्या है? x है, यहां पर कॉमन x दिख रहा है। वैसे ही इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या है? y है, ये y एरिया है। इसका मतलब हाइट ऑफ मिरर क्या है? x प्लस वाई है। यहां से मुझे मिला क्या? हाइट ऑफ पर्सन, और ये क्या है? हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में हाइट ऑफ मिरर को क्या कर दो? पुट कर दो वैल्यू। आपको क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपको क्या समझ में आया कि हाइट ऑफ पर्सन विल बी इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर। दैट मीन्स हाइट ऑफ मिरर क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सन के हाइट का आधा होना चाहिए। यही बात है जो आपने पूछा था कि सर आधी होती है, आधे दर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन क्यों? इसलिए मैंने बोला क्या, मैथमेटिकली हम लोग किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हैं, और इसीलिए मैथ्स क्या है? साइंस की भाषा है। ठीक है, तो बेसिक हम लोग अभी साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो ये अगर आपके मन में ना ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में ना कुछ भी चीज नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ये योगेंद्र के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है ये सब चीज़ को क्या है 11-12 में पढ़े होते हैं, आपसे अच्छे से बन जाता है। आर्ट्स वगैरह वाले थोड़ा सा ये सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए समझने में दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी इसको भूल चुके थे। अगर क्यों तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कभी दे दे तो न्यूमेरिकल में देगा क्या? वो यही बोलेगा कि भाई एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 मीटर है, तो बताइए उसको अपना संपूर्ण प्रतिछाया देखने के लिए, अपना इमेज देखने के लिए कितने मीटर का या कितने सेंटीमीटर का क्या जरूरत पड़ेगा? दर्पण की आवश्यकता होगी। 6 मीटर का अगर वो आदमी है तो कितना जरूरत पड़ेगा उसको? 6 मीटर का आदमी मतलब समझ रहे हो? ठीक है, मैथमेटिकली बोल दिया तो बोल दिया, तो उसको 3 मीटर का क्या होगा? दर्पण का जरूरत पड़ेगा। साफ मतलब है आपके घर में लंबे लंबे जो आप ड्रेसिंग टेबल लगा के रखे हो, व्यर्थ है वो, आधा भी रहे ना काफ़ी है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो।
20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता दीजिए, फोकस दूरी। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्या बोल दिया गया है? अच्छा एक चीज बताओ, न्यूमेरिकल आपको अगर बनाना है ना, आपको दर्पण का न्यूमेरिकल बनाना है ना, तो दर्पण के न्यूमेरिकल बनाए 3 ही फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला को मैं यहां पर लिख देता हूं और आप बिल्कुल इसी के आधार पर सारे चीजों को बना सकते हो। R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू होता है, सॉरी, R इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये एक फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ तीसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू ऑलवेज बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस ऑफ v अपॉन u। ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव भी किया था और इसी संबंधित। देखो मैं वैसे आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आया था, लेकिन ये आप लोग के क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं एक एक दो न्यूमेरिकल आपके लिए बना के यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है, बनाने का तरीका सिखा जाता हूँ आपको। आप घर में खूब सारे न्यूमेरिकल बनाइए, ना बने तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको उसको सेंड कर दूंगा। जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगा, जो नहीं बनाएगा भूल जाओ, ठीक है। चलो व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर, तो उसमें आप जो है मैसेज करते रहिए मुझे। चलिए, बोला गया है कि यदि पहला केस क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए बोला गया है आर की वैल्यू क्या है? कॉनकेव मिरर के लिए आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो आर ना 20 नहीं होगा, वो होगा -20। क्या होगा? -20। कारण क्या है? अरे भाई सिंपल सी बात है, यदि ये इस तरीके से इसका क्या है, ये इस तरीके से दर्पण है, कॉनकेव है ना, अवतल है ना, तो अवतल में ये जो सी है उसका पोजीशन क्या होगा? यहाँ होगा। हमको पता है ना, इस ओर लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं, इसलिए मैंने इधर लिया। अच्छा उसी को जब मैं कॉन्वेक्स बनाऊंगा तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? कॉन्वेक्स में हम लोग देखेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ होता है, इसलिए मैं क्या लूंगा? उसके लिए इसी आर को मैं +20 लूंगा। तो प्लस माइनस क्यों लूंगा? मेरे ख्याल से मैं जब बताया था तो आपको क्लियर हो गया रहा होगा, फिर भी अभी फिर से ध्यान देना। तो कॉनकेव मिरर में आर का वैल्यू 20 है, तो एफ क्या होगा? एफ इज इक्वल टू R/2, दैट मीन्स -20/2, दैट इज -10 सेंटीमीटर। दूसरा कॉन्वेक्स के लिए बोला है, कॉन्वेक्स के लिए अगर बोलेगा तो कॉन्वेक्स के लिए आर का वैल्यू क्या होगा? 20 सेंटीमीटर +20 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो जाएगा? +10 सेंटीमीटर। देखो सर इतना आसान क्वेश्चन आप क्यों पढ़ा रहे हो? पता है क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि आपके समक्ष ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन रहेगा वहां पर ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी रहेगा -10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहेगा 10 सेंटीमीटर एंड -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी रहेगा -10 सेंटीमीटर प्लस नहीं लिख के यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। आपको पता है आपने अभी तक किस बात पे ध्यान दिया था? आपने इस बात पे ध्यान दिया था कि R = 2F होता है, मतलब फोकस हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, दैट इज 10। परंतु विशेष बात को जो ध्यान रखना था वो था साइन का, साइन कन्वेंशन का बिल्कुल ध्यान रखना था। आपके ये 4 ऑप्शन ना इस तरीके से आएंगे एग्जाम में, बहुत आसान प्रश्नों को कठिन बना दिया। अब यहां पर आपको लगाना होगा कि यदि दिमाग लगाना होगा कि यदि कॉनकेव मिरर है, इस तरीके का मिरर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होता है, इसका मतलब आर का वैल्यू यहां पर निगेटिव होगा, इसलिए फोकस निगेटिव में आएगा। और जबकि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो आर का वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगा, इसलिए फोकस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया दोस्तों बात कि कैसा प्रश्न पूछा जाएगा और वो क्यों आपके लिए कठिन हो जाएगा? आसान प्रश्न को कठिन बनाना ही तो पीएससी का काम है ना? ऐसी थोड़ी आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं, वहां पर आपका नंबर काटने के लिए बैठे हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, हो सकता है इसमें और भी किसी तरीके के एग्जाम्पल वहां पर सेट करके दे देगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर जाइएगा, लेके आइए इनके लिए क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। ओहो हो, चलो बिना इमेज के बनाऊं क्या मैं इसको? इमेज आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हैं क्या? दिमाग में ड्रॉ करना। क्या क्या दिया है देखो, क्या क्या दिया है? R = दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर,
फिर से प्रश्न को दोबारा पढ़ो तो क्या बोला है, अवतल दर्पण बोला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा -40 मीटर, r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी 10, वो भी उसके सामने, मतलब -10 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना है। वाह, अगर देखो ये चीज हमको दिया गया है, अगर ये दिया गया है तो मैं यहां से बता सकता हूं कि फोकस इज इक्वल टू क्या होगा, फोकस इज इक्वल टू होगा r/2 दैट इज -20 सेंटीमीटर। फोकस हमको पता चल गया। अब मैं इस मिरर फॉर्मूला का यूज करूंगा। जब भी आपको लगे कि प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है, तीनों फॉर्मूला को लिख के देखना, प्रश्न बनेगा। R पता है, मुझे वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मुझे पता है फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f नहीं दिया था, मैंने r से f कैलकुलेट कर लिया, मैं लिखूंगा 1/-20 इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/v। अब मैं क्या करूंगा, 1/-20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ये इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया है। मैं दोनों को पलट करके लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, ठीक है, लेकिन नॉन मैथ्स वाले भी हमारे साथ में स्टूडेंट्स बने हुए हैं, इंजीनियर्स के लिए बहुत आसान है ना, वो अब तक निकाल भी चुके होंगे, लेकिन मैं नॉन मैथ्स वालों के लिए अलग से धीरे से बना रहा हूँ, बारीकी से ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 200, इसका गुणा ऊपर करेंगे, 1 के साथ 20 का गुणा 20 हो गया, माइनस यहाँ पे 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, मैथ समय मैं इसको और अच्छे से आपको बतलाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि इतना में आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, मैथ्स वाली क्लास में बिल्कुल ध्यान से बैठिएगा, तो वहाँ पे समझ में आएगा। 1/v इज इक्वल टू 10/200 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20। और इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, पॉजिटिव में आंसर आया है, क्या है, पॉजिटिव में आंसर आया है, और पॉजिटिव में आंसर आया, इसका साफ मतलब क्या बोलता है ये, इसका मतलब ये है कि ये दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसे आभासी बनेगा, प्रूफ करते। देखो m क्या होता है, m होता है -v/u होता है। अभी माइनस v का वैल्यू कितना है, 20, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -10, इसका मतलब m का वैल्यू क्या है, 2। जब भी m यदि पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और m का वैल्यू यदि निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल एकदम जोर से अंदर फिट कर लो। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी, और m का वैल्यू निगेटिव आता है तो बनेगा क्या, वास्तविक बनेगा। अरे अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, तो ये जो हमने न्यूमेरिकल बनाया, अगर मैं इसको फिगर आउट करूं, यहां पर देखो तो एक अवतल दर्पण मैंने लिया, उसका मैंने एक मुख्य अक्ष खींचा, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। फोकस कितना बोला इस बेचारे ने, फोकस बोला 20, ये है भाई 20 -20 इस ओर, u कितना है 10, मतलब वस्तु यहां पर है ना दोस्तों। अरे जब वस्तु यहां पर है, यहां है, फोकस और पोल के बीच में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ है कि इसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इमेज इस ओर बनेगा, और इससे बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, दुगना बनेगा। जो हमने वास्तव में कुछ 1-2 क्लास पहले जो प्रतिबिंब बनाना सीखा था, उसी का ही तो मैं यहाँ पर क्या न्यूमेरिकली आपको उसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हाँ, अगर फोकस और पोल के बीच में वस्तु को मैंने रख दिया तो देखिए वो उससे दुगना बन रहा है, दुगना बड़ा बन रहा है, और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और ज्यादा दूर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और दूर बन रहा है, सॉरी, और दूर बन रहा है। ठीक है, ये हमने यहां पर देख लिया। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल धीरे से आप लोग बहुत सारा और बनाइए, ठीक है। इस टाइप के और जो न्यूमेरिकल थे उसको स्किप करते हुए मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के आता हूं, ठीक है। तो ऐसे वाले सारे प्रश्न आप लोग बना करके रखेंगे। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो
10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए? 10 सेंटीमीटर, प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना। 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने जो बोला है ना, एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर उसका फोकस है ना, फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है। F इज इक्वल टू क्या है? F इज इक्वल टू है -10, ठीक है। F इज इक्वल टू है -10। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना। मैंने बोला यदि वो वास्तविक है तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा, और उसका 5 गुना मतलब m का वैल्यू दिया है उसने कितना? 5, और वास्तविक शब्द का प्रयोग किया इसलिए मैं लिखता हूं क्या? -5, और मुझे f के बारे में पता है। यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं m का वैल्यू में क्या लिखता हूं? m इज इक्वल टू होता है हमेशा क्या? -v अपॉन u। m का वैल्यू कितना? -5 इज इक्वल टू, यहीं पर मैं बनाता चलता हूं, जो चीज दिया हुआ है, जो चीज नहीं दिया हुआ वो हम लोग निकालेंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है? -v अपॉन u होता है। अब यहाँ पे m का वैल्यू -5 में पुट करता हूं तो -v अपॉन u मुझे मिलेगा। इसका मतलब -5u इज इक्वल टू -v होगा, या मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू 5u। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? 5u लिख सकता हूं। अब इस चीज का मैं यूज करते हुए मिरर फॉर्मूला में इसको रखूंगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में इसको रखता हूं, मुझे क्या मिलता है? ध्यान से देखना। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f का वैल्यू कितना? -10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के जगह मैं लिखता हूं 5u। मैं लिख सकता हूं ऐसा। अब देखो मेरे पास में एक ही अननोन क्वांटिटी है, अभी u और v दोनों नहीं दिया था ना, लेकिन मैंने v को u में बदल दिया। एक ही अननोन क्वांटिटी है, वो है क्या? u। तो 1/-10 इज इक्वल टू 5u, और u का मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, मुझे मिलेगा 5u स्क्वायर। ये हो जाएगा 5u प्लस u, दैट मीन्स -1/10 इज इक्वल टू 6u अपॉन 5u स्क्वायर, जिसमें से मैं u को और u के स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ? यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्या मिला मुझे? मुझे मिल गया 6/5u। यहाँ पर मैं इन लोगों को क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा, मुझे मिलेगा -5u इज इक्वल टू 60, 10 छक्के 60। u इज इक्वल टू मुझे मिल गया 5, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में 12। f किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो u क्या हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? फटाफट से यहां पर क्रॉस करते गया मैंने, और ये हमको मिल गया क्या? कि u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर। -12 सेंटीमीटर मिल गया मुझे। पूछा है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना बने। तो यही वो पोजीशन है, यही u मुझे निकालना था, इसी क्षेत्र को मुझे बताना था कि उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उससे 5 गुना ज़्यादा बनेगा। तो वो बनेगा -12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि जो हमारा मिरर है उससे उसके पहले की ओर हमको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी होगी, और उसका 5 गुना बन जाएगा। फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। चलो, तो ये हमको मिल गया। वस्तु को दर्पण के सामने कितना दूरी पर रखना पड़ेगा? सामने में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलिए और कोई कुछ उदाहरण है क्या ऐसे? मेरे ख्याल से इतना उदाहरण आपके लिए काफी है क्या? चलो एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करो। इसका मैं एक पार्ट बनाऊंगा, दूसरा पार्ट नहीं बनाऊंगा, दूसरा पार्ट आप बनाते रहिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा, दूसरा पार्ट आप लोग बनाएंगे घर में आराम से। वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण बोलते साथ हमारा हाथ इस बारे में बढ़ जाना चाहिए। आर का वैल्यू दिया है कितना? -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण बोला तो निगेटिव मैं तुरंत लिखूंगा, और अगर आप आर जो है 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है कि f इज इक्वल टू हो जाएगा -15/2, दैट इज क्या हो जाएगा ये? -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो
ये मिल गया मुझे क्या, एफ का वैल्यू। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 10 वाला मैं बना रहा हूं, 5 वाला आप लोग बनाएंगे, ठीक है, मैं केवल 10 वाला बना रहा हूं। यू का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, माइनस में लूंगा मैं क्योंकि उसको वस्तु को क्या सामने की ओर हम लोग हमेशा रखते हैं। तो वस्तु की स्थिति, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ही तो करना है। और 1/f का वैल्यू, अच्छा मैं अपने आप को आसान रखने के लिए मैं क्या करता हूं ना, 1/f का वैल्यू मैं लिख देता हूं -15/2 रख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/u इज -10 प्लस 1/v। ऐसा क्यों रखा हूं ना, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं चाहता तो -7.5 भी रख सकता था। इसका मतलब ये हो जाएगा -2/15। इसको मैं इस ओर ले आता हूं तो प्लस में 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। मैं 1/v को इस ओर लिख लेता हूं, बाकी सॉल्व जो करना है उसको इस तरफ ले जाता हूं। तो सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा 1/10 माइनस 2/15। 1/v का वैल्यू क्या आने वाला है, देखो मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, 150 मिलेगा। आप चाहो तो एलसीएम निकाल भी सकते हो, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए मैथ्स वाली क्लास में थोड़ा ध्यान से आपको बात सुननी पड़ेगी। मैं यहाँ पे नहीं चाहता वो सब बताना, इसलिए मैं सीधे कर दिया क्या, 15 का इसके साथ गुणा करूंगा, हो जाएगा 15 माइनस 10 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 20 इज -5/150। मैं 1/v का वैल्यू अगर यहाँ पे ढूंढना चाहूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5 3 × 15। दैट मीन्स -1/30। इसका साफ मतलब है, इस इक्वेशन से मैं समझ सकता हूं कि v का वैल्यू कितना है, v इज इक्वल टू आया है -30 सेंटीमीटर। तो v कितना है, -30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस में आंसर आया है इसका मतलब क्या है कि v भी किस ओर बन रहा है, v भी दर्पण से पीछे की ओर बन रहा है। और निश्चित तौर पर ये कैसा बनेगा, अगर पीछे की ओर बन रहा है तो ये रियल रेस के कारण बनेगा। और कैसा बनेगा ये देख लेना, वास्तविक बनेगा। प्रूफ करते हैं वास्तविक कैसे। m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो ये 3 का साफ मतलब होगा कि ये क्या है, ये वस्तु से 3 गुना बन रहा है। वस्तु से प्रतिबिंब की जो आकार है वो कितना बनेगी, 3 गुना ज्यादा बनेगी। लेकिन ये निगेटिव साइन शो कर रहा है कि वह वास्तविक बनेगा। और यहां पर दिखाया है कि उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति होगी जो मिरर है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इस तरीके से दोस्तों मैं समझ सकता हूं। अब ऐसा मैं मान लेता हूं कि इसका अगला जो पार्ट है 5 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है ना, u के जगह में 5 सेंटीमीटर पुट करना वैल्यू, और पूरा बना लेना आप लोग भी, ठीक है। जिनसे ना बने वो बिल्कुल मुझसे दोबारा से पूछिएगा कि सर हमारा से कुछ गड़बड़ हो गया करके, मैं बतलाऊंगा आप लोगों को। लेकिन मैं मानता हूं कि अब आपको जो प्रकाश चैप्टर है उसका जो परावर्तन वाला हिस्सा है, समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आता है, कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन आता है, और आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, ये देख के मुझे बहुत मजा आया। भले हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम किया है, मैं चाहूंगा कि जितना हमने न्यूमेरिकल बनाया है उससे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि घर में कैसे बनाना है। अगला लेक्चर में आपके लिए स्टार्ट करूंगा अपवर्तन से, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हमने खूब अच्छे से पढ़ा, पूरा हमने समझा। अब अपवर्तन को समझेंगे, लेंस को समझेंगे, प्रिज्म के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आकाश का रंग नीला क्यों है, सूर्य लाल क्यों दिखता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।